प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान शोध संस्थान की आधारशिला रखी। 10 एकड़ में बनने वाले संस्थान के पहले चरण में 100 बिस्तरों की सुविधा होगी। प्रधानमंत्री ने इसे बुंदेलखंड के लिए बड़ा कदम बताते हुए धीरेन्द्र शास्त्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम जल्द ही आध्यात्मिक केंद्र के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र भी बनेगा। साथ ही उन्होंने धर्म का उपहास करने वालों और विदेशी समर्थन से देश को कमजोर करने वाली ताकतों पर चिंता जताई। बहुत ही कम दिनों में मुझे दूसरी बार वीरों की इस धरती बुंदेलखंड आने का सौभाग्य मिला है और इस बार तो बालाजी का बुलावा आया है। ये हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। अभी मैंने यहाँ श्री बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया है। ये संस्थान 10 एकड़ में बनेगा। पहले चरण में ही इसमें 100 बेड्स की सुविधा तैयार होगी। मैं इस पुनीत कार्य के लिए श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का अभिनंदन करता हूँ और बुंदेलखंड के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया है। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है। यानी अब यहाँ बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। हमारा पूरा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का मिला करके स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की उस भावना को लेकर के जो वास्तव में बुंदेलखंड लोग हमारे लिए बात अपने आन बान शान की हो तो प्राण की बाजी लगा करके वीरता का नया प्रतिमान बना सकते हैं। लेकिन जो प्रकृति की मार थी, जहां सूखा पड़ता था, वहां आपके आशीर्वाद से सुखी रहने का आशीर्वाद मिला है। ये आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी है। और उससे बड़ा दो राज्यों के बीच, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, एकमात्र ये वाकई स्वर्णिम काल चल रहा माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके कारण, आपके कारण से सभी राज्यों के बीच ये अनावश्यक झगड़े और ये इनके बीच पानी के बंटवारों को लेकर पूरे दुनिया भर में भारत की खराब छवि बनती थी। लेकिन आपने ये परस्पर समन्वय पे आशीर्वाद देते हुए, और आशीर्वाद के लिए भी कितना बड़ा आशीर्वाद, केन बेतवा नदी का 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट 90,000 करोड़ आप दे रहे हो, ये कितना बड़ा आशीर्वाद है। ये वाकई बहुत अद्भुत समय चल रहा है। 70,000 करोड़ का राजस्थान के साथ पार्वती काली सिंध चंबल प्रोजेक्ट, लेकिन आपके आशीर्वाद से उसकी भी 90% राशि माननीय केंद्र सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। ये वाकई अद्भुत समय चल रहा है। जो वसुदेव कुटुंबकम की बात हम सुनते थे, आपका मन कितना बड़ा है, कितना उदार है।
कोविड के काल में आप देशवासियों की भी रक्षा करते और 40 से ज्यादा देशों में दवाई पहुंचा करके अपनी उस भावना का भी आप आशीर्वाद देते और हमारी सनातन संस्कृति की उस ध्वजा को दुनिया में पुनर्स्थापित करते। आज के इस अवसर पर मैं आपका और विनम्रता के साथ एक मेरे मन में भी और आप सबके मन में अलग से एहसास हुआ होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी विकास के लिए हमको आशीर्वाद देने आए हैं, लेकिन विकास में मंदिरों का भी योगदान होना चाहिए, मंदिरों की भी अलग से दिशा होना चाहिए। ये दृष्टि देने का काम भी आप कर रहे हैं। यहाँ कैंसर रिसर्च सेंटर के स्थापना के साथ और महाराज जी तो अब और आगे बढ़ गए, मेडिकल कॉलेज का संकल्प ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये बुंदेलखंड के अंदर सबसे बड़ी सौगात होगी। मैं पुनः आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। संसद में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के सदस्यों के लिए संबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है और आज यह दुनिया में एक सशक्त परंपरा बन चुकी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि चर्चा और संवाद भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना है। आप सब जानते हैं कि आजादी के बाद भारत की संसद ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया और इस संविधान निर्माण का ये 75 वर्ष भी है। आजादी के बाद दुनिया के अंदर अलग अलग लोकतंत्र की प्रणालियां थी। दुनिया में भारत सबसे बड़ा देश, विविधताएं, जाति, धर्म, बोली, विविधताएं थी। कौन लोकतंत्र की प्रणाली अपनाई जाए और संसदीय लोकतंत्र हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनाया। आज दुनिया के अंदर संसदीय लोकतंत्र शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति और इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमारे सामने बहुत सारी आपदा थी, चुनौतियां थी, संकट थे, लेकिन आपदा चुनौतियों का समाधान हमने लोकतंत्र में बातचीत से, संवाद से, चर्चा से निकाला और आज दुनिया में हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र के अंदर अच्छी परंपराओं प्रपाटियों वाला देश भी है और उसके साथ हमने आर्थिक सामाजिक परिवर्तन भी कर देश को कई क्षेत्रों में आगे लाने का प्रयास किया। इसलिए चर्चा संवाद हमारे मूल में है। ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद हमें लोकतंत्र मिला। लोकतंत्र हमारी परंपराएं रही है, लोकतंत्र हमारा परिवेश रहा है, लोकतंत्र हमारी जीवन की प्रणाली रही है और किसी का भी शासन रहा हो, लोकतंत्र हमारे कार्य व्यवहार में हमेशा रहा है। इसीलिए जब अलग अलग देशों के प्रौद्योगिक संस्थानों के लोग मिलते हैं, चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, आपस में अपनी अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को, बेस्ट अनुभव को साझा करते हैं, विचारों को साझा करते हैं, इसी में से नए रास्ते निकलते हैं। हमने लोकतंत्र में ऐसे रास्ते निकाले तो इसी तरीके से सीखने, समझने, ज्ञान को प्राप्त करना हमारे संस्कारों में रहा है और इसलिए हमें अभी बहुत दूरी प्राप्त करनी है। आप लोग जिन प्रौद्योगिक संस्थानों से आते हैं, देश की अपेक्षा इन प्रौद्योगिक संस्थाओं से बहुत बड़ी है, क्योंकि दुनिया के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन में कैसे भारत आगे आए। हम आबादी की दृष्टि से सबसे बड़े देश हैं, इसलिए जो कुछ भी आमूलचूल परिवर्तन, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे सर्विस का सेक्टर हो, चाहे शिक्षा का हो, हर क्षेत्र के अंदर हम बहुत तेजी से परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं और उस तेजी से बढ़ने में आप जैसे लोग जो शिक्षा के साथ राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं और विशेष रूप से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ लगातार ये प्रयास कर रहा है कि हम हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के विचारों में, कार्य प्रणाली में लोकतंत्र के साथ देश और राष्ट्र की निर्माण में हमारा योगदान क्या हो सकता है, इस विचार को आप नीचे तक ले जाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप देशभक्त, राष्ट्रभक्त संगठन से जुड़े हैं, इसके विचार भी उसी तरीके से हैं कि हमारी जिम्मेदारी देश को आगे बढ़ाने की, राष्ट्र के नवनिर्माण करने में और तकनीकी का क्षेत्र हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, उन सब क्षेत्रों से ही बदलाव करते हुए भारत आगे बढ़ेगा। जब विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित भारत के सपने को देखते हैं, तो उस विकसित भारत के सपने के लक्ष्यों को, संकल्पों को पूरा करने का आपका बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि शिक्षक ही हमारे व्यक्ति निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारी शिक्षा ने ही हमारे संस्कारों को, हमारे विचारों को, हमारी बौद्धिक क्षमता को एक नई दिशा दी है और इसीलिए भारत में शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। चाहे आजादी का आंदोलन की भूमिका रही हो, आजादी के बाद देश के नवनिर्माण में शिक्षकों की हमेशा बड़ी भूमिका रही है। इसीलिए उस तरीके का रेस्पेक्ट भी है और समाज इस तरीके की अपेक्षाएं भी करता है कि हम जो भी जीवन में सीखे हैं, जो कुछ भी जीवन में अनुभव प्राप्त किए हैं, उसको सारा आने वाली पीढ़ी को,
हमारे विद्यार्थियों को समर्पित कर दें। इसलिए मेरा मानना रहता है डॉक्टर और शिक्षक जो कुछ भी उनके अनुभव रहते हैं, जो कुछ भी उन्होंने जीवन में प्राप्त किया है, वो कोशिश रहती है कि शिक्षक अपने शिष्य को दे और डॉक्टर किसी भी तरीके से प्रयास करता है कि जो कुछ भी स्किल मेरे में है उससे मैं मरीजों को ठीक करने का काम करूं। इसीलिए दोनों का समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और इस भूमिका को आप जैसे कुछ संस्थानों की बड़ी जिम्मेदारी है कि हम किस तरीके से हमारे विद्यार्थियों की कैपेसिटी बिल्डिंग करें, बदलती टेक्नोलॉजी के ज्ञान में उनको अपडेट करें और कई बार विद्यार्थी का भी ज्ञान, उसका अनुभव, उसकी बौद्धिक क्षमता का लाभ हमें मिलता है। इसलिए हमारा लक्ष्य, हमारी दिशा स्पष्ट है कि दुनिया के अंदर भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि दुनिया की बड़ी चुनौतियों का समाधान अब भारत से निकले। दुनिया की आपदा, संकट, चुनौतियों का समाधान भारत से निकलेगा, भारत के विश्वविद्यालयों से निकलेगा, IIT, IIM, NIT के कैंपस से निकलेगा और इसलिए हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि हम इस कैंपस में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को वैश्विक परिदृश्य में जो परिवर्तन हो रहा है उस अनुसार उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनके ज्ञान वर्धन करें, उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास करें। ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार से मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर। इस दौरान वे वैश्विक निवेश सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे तथा एक अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शनिवार को फ्रांस की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोगों को और बढ़ाने के तरीके तलाशना है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र के प्रयासों से देश के सहकारी क्षेत्र को गति मिली है और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में इसके महत्व को रेखांकित किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेलवे में एक व्यक्ति को 15 लाख रुपए के बदले में नौकरी दिलाने के लिए भर्ती परीक्षा में हेराफेरी करने के आरोप में 3 रेलवे अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाराष्ट्र के घृणेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और छत्रपति संभाजी नगर स्थित एलोरा गुफा का दौरा किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर SUV जीप ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे 3 नेपाली नागरिकों की मौत हो गई जबकि 7 अन्य घायल हो गए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि अगले सप्ताह चाय बागान क्षेत्रों के 8000 से अधिक युवाओं द्वारा प्रस्तुत झूमर नृत्य देखने के लिए 60 देशों के राजदूत पहली बार राज्य में एकत्रित होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि बाइडेन प्रशासन ने भारत को उसके चुनाव में मदद के लिए करोड़ों अमेरिकी डॉलर की धनराशि आवंटित की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज के महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं और एक निश्चित कालखंड के दौरान इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एकत्र होना अपने आप में सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से एक है। नर नारायण सेवा समिति हरिनगर द्वारा बच्चों के साथ रंगारंग कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम प्रधान बबीता गुप्ता एवं उनके सहयोगी सदस्यों द्वारा किया गया। इस अवसर पर बच्चों से धार्मिक सवाल जवाब किया गया और
उन्हें पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम के सदस्यों ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य धर्म और धार्मिक कार्यों में बढ़ोतरी करना है और इन कार्यों से समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया जाता रहा है। इसमें चाहे बच्चों को शिक्षा संबंधी मदद हो, सामाजिक कार्यों की मदद हो या फिर गरीब बच्चों की विवाह संबंधी मदद, सभी तरह की मदद समिति द्वारा पहुंचाने का प्रयास किया जाता रहा है। आम आदमी पार्टी ने कालकाजी विधायक आतिशी को दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया, जिसकी जानकारी वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने प्रेस वार्ता में दी। दिल्ली के अंदर आज आम आदमी पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई थी। विधायक दल की मीटिंग के अंदर आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई। इस प्रक्रिया के दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर संदीप पाठक को पार्टी ने ऑब्जर्वर नियुक्त किया था। उनकी उपस्थिति में आज आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता की चयन प्रक्रिया पूरी हुई है। आज की इस बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया है। जो पदेन क्योंकि आम आदमी पार्टी को जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, तो दिल्ली विधानसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका विधायक दल के नेता के रूप में आतिशी जी निर्वहन करेंगी। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव सभी विधायकों ने पास किया है। इसका प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में संजीव झा जी ने रखा था और कुलदीप कुमार जी और जनरैल सिंह जी ने इसको समर्थित किया था। उसके बाद सभी विधायकों की राय ली गई और सभी ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। तो आम आदमी पार्टी की अब विधायक दल के नेता के रूप में और सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेता के रूप में आतिशी जी, जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक चुनौतीपूर्ण समय में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और सरकार के मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो सरकार के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किए, जनहित में जो काम किए, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं दिल्ली के लोगों से और जिसके आधार पर दिल्ली के लोगों ने उन्हें बहुमत दिया है, सरकार के संचालन की जिम्मेदारी दी है, अगर वो अपने वादे से मुकरते हैं तो विपक्ष की एक सशक्त और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका को अदा करते हुए आम आदमी पार्टी अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी। और मुझे भरोसा है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे किए हैं उनको लागू करना और दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं दिल्ली के लोगों के हित में, उस पर उसकी रक्षा करना, ये दोहरी जिम्मेदारी हमारे नेता प्रतिपक्ष के कंधों पर है। सभी विधायक दल मिल करके सदन के अंदर इस काम को आगे बढ़ाएगा। आतिशी ने इस जिम्मेदारी के लिए पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया और कहा कि आप एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी के पूरे विधायक दल का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया और विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी दी। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को विपक्ष की भूमिका में चुना है, विपक्ष की भूमिका दी है। और एक मजबूत विपक्ष क्या होता है, जनता की आवाज़ असेंबली के अंदर कैसे उठाता है, ये आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस जिम्मेदारी को निभाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को कई वादे किए और उन वादों के आधार पर दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। एक विपक्ष के तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए, उन वादों को पूरा आम आदमी पार्टी विपक्ष के रूप में करवाएगी।
मखाना खेती तालाब एवं प्रोसेसिंग सेंटर का अवलोकन तथा किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेती अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान इसकी आत्मा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं के समाधान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्री ने बिहार के मखाना को सुपर फूड बताते हुए इसके उत्पादन और गुणवत्ता सुधार के लिए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बोर्ड कृषि भवन में नहीं बल्कि किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझते हुए बनाया जाएगा। आज मैं दरभंगा मिथिलांचल की इस पवित्र धरती पर आकर सचमुच में धन्य हो गया। और जैसा हम सब मानते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, तो आप सब में भी सीताराम है। मैं भी कहता हूँ करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। यहाँ के कण कण में जगत जननी सीता मैया का आशीर्वाद समाया हुआ है। आज प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। देखिए, खेती भारत की अर्थव्यवस्था का मूल है, आधार है, रीढ़ है, और किसान खेती की आत्मा है, खेती के प्राण है। मैं अगर यह मंच पे भी बैठा हूं तो किसी मंत्री के रूप में अपने आप को नहीं समझ रहा, और मंत्री के रूप में भी ये कहता हूं कि किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, भगवान की पूजा। हम केवल विभाग नहीं चलाते, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गहराई तक जाके कैसे हम किसानों की तकलीफ दूर करें इसकी कोशिश करते हैं। किसान की आमदनी बढ़े। अभी सम्राट जी बता रहे थे 57% लोग आज भी खेती पर निर्भर है, और खेती भी एक चीज की नहीं है। कहीं केला है तो कहीं लीची है, कहीं मकई है तो कहीं गेहूं है, कहीं धान है, और इस धरती पे तो मखाना है, मखाना। और अगर किसानों का कल्याण करना है तो हमको हर एक फसल को ठीक से देखना पड़ेगा। और इसलिए जब मैं पहली बार कृषि मंत्री बन के पटना आया था कृषि भवन में, तब बैठक हुई थी किसानों के साथ, और उस बैठक में मखाना उत्पादक किसानों ने अपनी समस्या बताई थी। अटल जी को प्रणाम, उन्होंने ये केंद्र बनाया, और मोदी जी का अभिनंदन कि अब मखाना बोर्ड बनाने का फैसला हो गया। अब मखाना तो सुपर फूड है, पौष्टिकता का भंडार है, लेकिन मखाना आसानी से पैदा नहीं होता। मखाना पैदा करने के लिए कितनी तकलीफें सहनी पड़ती है, ये यहाँ आके ही देखा जा सकता। और जब मेरे मन में ये भाव आया, मैंने आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को कहा कि भैया हम कृषि भवन में बैठ के बना दे मखाना बोर्ड। सब अफसर बैठ जाए और मखाना बोर्ड बन गया। लेकिन जिनने तकलीफ नहीं देखी वो क्या दिल्ली के कृषि भवन में बंगलों में बैठ के कोई अच्छा बोर्ड बना सकते हैं क्या? जाके पाँव न फटी बिमाई, बोका जाने पीर पर आई। मैंने कहा देखना तो पहले वहां तो चलो जहाँ किसान मखाने की खेती कर रहा है, और खेती करते करते कितनी दिक्कतें और परेशानी आती है। और इसलिए मेरे मन में एक बात आ रहा है और आई, ये भी हो सकता था कि हम आते यहाँ मंच पे स्वागत करवाते, भाषण देते और निकल लेते, उससे भी सही जानकारी नहीं मिलती। तो मन में भाव आया, रे शिवराज तू तो सेवक है, एक बार तालाब में पोखर में घुस जा और जाके वहां मखाने के बेल को लगा, तब तो पता चलेगा कि खेती कैसे होती है। और इसी पवित्र भाव से अगर हम देखो जनता की तकलीफ समझने की कोशिश ही ना करें, और वो सुनने में भी पता नहीं चलती कि इतनी तकलीफ होती है, वो तो जाके देख के जब पानी में घुसते हैं तो कितने पांव धंसते हैं और पानी से कैसी कैसी खुशबू आती है, ये तो अंदर घुस के ही पता चलता है। और जब वो बेल हाथ में ली तो उसके ऊपर भी कांटे और नीचे भी कांटे। हमने कहा तुम तो शिवराज केवल मखाने खाते हो, ये कांटे देखे कभी? और इन कांटों के पत्तों को हाथ में लेके जब हमारे भाई बहन मखाना की खेती करते हैं तो मैंने तो हाथ फेर के भी पत्ते में देखा कांटे कैसे गड़ते हैं। अच्छा, जितना लगाना कठिन है उससे ज्यादा निकालना कठिन। अब मैंने पूछा कि निकालने के क्या क्या यंत्र होते हैं। खोंधी, डेली बांस की छड़ी से बनी रहती है। ये कच्चे पके बीजों को संग्रहित करने के लिए फिर छलनी चाहिए, फिर मैट चाहिए, फिर लोहे की कढ़ाई में भूनो, एक बार नहीं दो बार। अफारा, बटना, थापी, चूल्हा और बांस की छड़ियां। अगर ये नहीं आता दरभंगा तो शिवराज को समझ में ही कैसे आता। और इसलिए मन में आया, मैं सम्राट जी आपको बहुत बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी में जुटे थे, लेकिन आपने भी आने का फैसला किया और सही अर्थों में आपसे समझा कि मखाना बोर्ड बने तो कैसे बने। और इसलिए मेरा अधिकारियों को भी निर्देश, आईसीआर के लोग, अनुसंधान केंद्र के लोग, आईसीआर काम करेगा कांटा रहित मखाने का बीज कैसे विकसित किया जा सकता है। ये किया जा सकता है आज के युग में, यह संभव नहीं है। यह बात मैकेनाइजेशन की आई, पानी में डुबकी लगा के निकालना पड़ता है, पूरे डूब के, आंख में पानी, नाक में पानी, और केवल पानी नहीं होता, पानी में कीचड़ भी होती है। अब आज के युग में मैकेनाइजेशन से ये परिस्थिति बदली जा सकती। अब यंत्र तो बने लेकिन उसमें आधा मखाना आता है, आधा आता ही नहीं है। गुड़िया बड़ी मुश्किल से निकलती है। और इसलिए मैकेनाइजेशन होगा और ऐसे यंत्र बनाए जाएंगे जो आसानी से गुड़िया को बाहर खींच लाएं। आजकल टेक्नोलॉजी
की है और प्रोसेसिंग में लगे कई मित्र ये काम कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जोधपुर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने प्रतिभाशाली युवा विधिवेत्ताओं को संबोधित किया और स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक उपाधियां प्राप्त करने वाले छात्रों को शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये युवा न केवल विधि क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे बल्कि न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाएंगे। हमारी न्याय व्यवस्था हजारों वर्ष पहले भी दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती। हमारी न्याय व्यवस्था का मूल में यह था कि किसी भी पीड़ित के साथ अन्याय ना हो और हम सभी को न्याय मिले। आज हमारे यहाँ न्याय का शासन सुनिश्चित करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। समय समय पर नए कानून बन रहे हैं और जरूरत के मुताबिक संशोधन भी हो रहे हैं। हाल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के प्रयासों से 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में 3 नए प्रभावशाली कानून लागू किए गए हैं। इन तीनों आपराधिक कानूनों के माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाकर पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में हमारी सरकार ने भी इन नई विधियों को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं और कानूनों का समुचित कार्यान्वित सुनिश्चित किया है। हमारी सरकार देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। हमें शिक्षा और अवसरों के बीच एक ऐसा सेतु बना रहे हैं जो समावेशी और सर्वांगीण विकास की दिशा में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। हम सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संकल्प पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने जो बजट पेश किया है उसमें भी युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर हमारा जोर रहा है। आगामी वर्ष में हम 1,25,000 सरकारी और 1,50,000 निजी क्षेत्र में रोजगार के उपलब्ध कराएंगे। युवाओं को प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, रोजगार की योजनाओं के माध्यम से समुचित अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 ला रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज प्रदेश में युवाओं उम्मीदों को पूरा करने वाला माहौल तैयार हुआ है। आज राजस्थान में पारदर्शिता से भर्तियां हो रही हैं और प्रदेश का परिश्रमी योग्य युवा तेजी से आगे बढ़ रहा है। आखिर में मैं आपसे कहना चाहूँ कि हम जिस उद्देश्य के लिए, जिस कार्य के लिए हमने शिक्षा ली है, हमारी योग्यता, हमने डिग्री ली है, हम सभी को इस बारे में सोचना होगा कि हमारा काम निर्धारित होता है और निर्धारित इसलिए होता है कि समाज को और राष्ट्र को और हमारे प्रदेश को आपसे उम्मीद है और उम्मीद यह होती है कि हमारा युवा पढ़ा लिखा होगा। युवा अगर हमारा उन्नति के शिखर पर जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। आखिर में मैं सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगा कि आप केवल अपनी व्यक्तिगत लक्ष्यों तक सीमित ना रहें, अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने ज्ञान का इस्तेमाल एक बेहतर, समृद्ध और सशक्त देश और प्रदेश बनाने में करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने मिशन में सफलता प्राप्त करेंगे और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं और हमारी जो ये यूनिवर्सिटी है राजस्थान विधि विश्वविद्यालय, इसका जो नाम है पूरे देश के अंदर है। निश्चित रूप से जो इसमें प्रतिभागी निकलते हैं आगे हमारे देश और प्रदेश का गौरव है, वो हमारा नाम बढ़ाते हैं। उन्हें आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इतना के जरूर मैं कहना चाहता हूं कि बजट में भी हमने विधि विभाग और न्यायालयों से संबंधित हमने कार्य किए हैं। नवीन न्यायालयों की स्थापना हमने 8 नए जिला एवं सेशन न्यायालय के लिए घोषणा की है, 4 नए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय के लिए कहा है, 8 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए भी कहा है, 8 पोक्सो विशेष न्यायालय, 3 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विशेष न्यायालय के लिए भी हमने घोषणा की है। न्याय कार्यालय भवन एवं आवास हेतु 350 करोड़ तथा नवीन न्याय संहिताओं की अपेक्षाओं को दृष्टिगत कंप्यूटर कैमरे सहित विभिन्न सुविधा हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। सरदार पटेल के 150वीं जयंती वर्ष में उनके प्रेरणा लेते हुए अपराधों की रोकथाम हेतु सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल
एंड बार रूम की स्थापना के लिए भी हमने 350 करोड़ रुपए की घोषणा की है। हम चाहते हैं कि न्याय प्रणाली के बीच में कोई ऐसा काम नहीं हो कि जिससे ऐसा लगे कि हमारे को सुविधा ठीक प्रकार से नहीं मिल पा रही है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से त्वरित न्याय मिले, सबके न्याय के साथ सभी के अच्छे काम हो। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम